नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे थे कास्टिंग की, स्टेप्स ऑफ कास्टिंग की। बात की थी हमने गेटिंग डिजाइन की और बात की थी प्रेशराइज्ड और अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे राइजर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइजर्स के बारे में, और हमने देखी थी कैलकुलेशन प्रूफ देखी थी हमने कि क्यों D इज इक्वल टू H हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एरिया, फॉर कैलकुलेटिंग द सॉलिडिफिकेशन टाइम। ठीक है, बात की थी हमने, कंपैरिजन की थी राइजर शेप की बात की थी, और राइजर शेप की कंपैरिजन की थी फ्रॉम स्फीयर टू सिलेंडर। आइए लास्ट लेक्चर में जो बातें कर रहे थे हम लोग टाइप्स ऑफ राइजर की, उसकी कुछ कंक्लूजन को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, बात की थी हमने दो राइजर्स की, एक थी आपकी साइड राइजर, दूसरी थी आपकी टॉप राइजर। साइड राइजर की कैलकुलेशन में आपने देखा था कि जो रिलेशन आती है हाइट ऑफ द राइजर एंड डायमीटर ऑफ द राइजर, फॉर हाइट ऑफ द राइजर एंड डायमीटर ऑफ द राइजर की जो कैलकुलेशन की थी हमने फॉर कैलकुलेटिंग द सॉलिडिफिकेशन टाइम, वहां साइड राइजर के लिए सरफेस एरिया को मिनिमाइज किया था और रिलेशन आई थी H विल बी इक्वल टू D। ठीक है, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया की रेशियो आई थी आपकी D/6, और वॉल्यूम जो आपने कैलकुलेट की थी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन वो आई थी आपकी 5/4 DQ की। ठीक है, उधर दूसरी तरफ जब आपने टॉप राइजर की कैलकुलेशन की थी फॉर मिनिमम सरफेस एरिया, तो रिलेशन आई थी आपकी हाइट ऑफ द राइजर एंड डायमीटर ऑफ द राइजर में H विल बी इक्वल टू D/2 फॉर टॉप राइजर। मतलब आपकी जो हाइट होगी, डायमीटर जितनी है उसकी आधी हाइट होगी आपकी। डायमीटर D है तो हाइट ऑफ द टॉप राइजर विल बी D/2 फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। तब आपकी जो सरफेस एरिया है वो क्या हो पाएगी, मिनिमम हो पाएगी। जब रेशियो की बात करेंगे वॉल्यूम टू सरफेस एरिया, तो रेशियो आएगी आपकी D/6, और आपने वॉल्यूम की जो कैलकुलेशन की थी वो कैलकुलेटेड वॉल्यूम आपकी आ रही थी π/8 इंटू DQ। ठीक है, ये कैलकुलेशन लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर राइजर डिजाइन, वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब बात करेंगे कंडीशन फॉर राइजर डिजाइन, तो पहली कंडीशन ये होगी कि वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो फॉर राइजर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो ऑफ कास्टिंग। तब क्योंकि इसके लिए इस कंडीशन के वैलिड होने से ही आपकी सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर विल बी मोर फॉर राइजर देन ऑफ कास्टिंग। तब आपकी लिक्विड और सॉलिड के लिए, सॉलिड में जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन की श्रिंकेज हो रही थी, मतलब दो श्रिंकेज, लिक्विड श्रिंकेज एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन श्रिंकेज विल बी कॉम्पेंसेटेड इफ एंड ओनली इफ, अगर आपकी वॉल्यूम टू सरफेस एरिया की रेशियो राइजर के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू होगी इसके कास्टिंग से। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी इस केस में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सरफेस एरिया ऑफ टू वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी, की रिलेशन क्या होगी। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम की रेशियो अब देखिए जस्ट इनवर्स हो रहा है, तो फॉर कास्टिंग विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो फॉर राइजर। ये बात ध्यान रखेंगे आप कि अगर ये इनवर्स हो गया तो रिलेशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें इनवर्स करके पूछी जाती हैं, दिमाग में लाइक स्ट्राइक नहीं करेगा। ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी कंडीशन जो है आपकी फॉर डिजाइन ऑफ राइजर, वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ राइजर कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ राइजर होगी 3 टाइम्स द परसेंटेज श्रिंकेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग।
कास्टिंग में जितनी परसेंटेज श्रिंकेज होगी उनकी 3 टाइम्स होगी आपकी राइजर की वॉल्यूम। तो इन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेसिस पे डिफाइन की जाती है, डिजाइन की जाती है आपकी राइजर। उम्मीद है चीजें क्लियर है, ठीक है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, उसके बाद आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे उम्मीद है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे कुछ और मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे आप अपने राइजर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, ताकि आपकी राइजर पहले सॉलिडिफाई नहीं हो। अगर आपकी राइजर पहले सॉलिडिफाई हो गई तो आपकी कास्टिंग रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां श्रिंकेज को कॉम्पेंसेट करने के लिए मोल्टन मेटल नहीं होगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की आपकी डिफेक्ट जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगी, ठीक है। लास्ट में जब हम लोग कास्टिंग की डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे तो कास्टिंग इज ए वेरी डिफेक्ट प्रोन प्रोसेस, बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स होती है। कास्टिंग इल्ड अच्छी ऑब्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें और बहुत क्लोजली कंट्रोल करेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जिनके बेसिस पे आप अपने राइजर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कि आप कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स को डाल सकते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल्स को डाल सकते हैं फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल्स को डालने से होगी ये कि जो हीट लॉस की प्रॉपर्टी होगी ना वो डिक्रीज हो जाएगी। और कहाँ डालेंगे? तो डालेंगे आपके सरफेस और सरकमफेरेंस पे, जो कि राइजर में होगा, ठीक है। राइजर का जो, अगर ये आपकी राइजर है, ठीक है, तो इसके सरकमफेरेंस पे और इसके ऊपर टॉप लेयर के सरफेस पे आप कुछ डाल देंगे इंसुलेटिंग मटेरियल्स, जिनसे हीट लूज करने की टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी आपके मटेरियल की, मोल्टेन मेटल की, और राइजर ज्यादा देर तक आपके मोल्टेन मेटल को मोल्टेन स्टेट में रख पाएगा। मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी कम होगी कि आपकी राइजर सॉलिडिफाई हो जाए और उसकी वजह सॉलिडिफिकेशन से कोई डिफेक्ट क्रिएट हो। कुछ और स्टेप्स हैं, कुछ और मेथड हैं जिनके बेसिस पे आप अपने राइजर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। दूसरी पॉइंट है कि आप अपने राइजर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं अपने राइजर में कुछ एक्सोथर्मिक मटेरियल्स को ऐड करके। ऐसे मटेरियल्स जो जब आप राइजर में डालेंगे तो उनसे हीट जनरेट होगी, दे विल क्रिएट हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, और उनकी वजह से जो टेम्परेचर फॉल की रेट होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। आपकी राइजर ज्यादा देर तक मोल्टेन स्टेट में रह पाएगी और उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और आपकी कास्टिंग में डिफेक्ट होने की चांसेस, इस कारण से डिफेक्ट होने की चांसेस रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, कुछ और पॉइंट्स में हमने टाइप्स ऑफ पैटर्न पढ़ा था और वहां पढ़ा था एक ओपन ड्रैग पैटर्न। मतलब कोई ऐसा पैटर्न जिसमें 2 पार्ट है, एक ऊपर का पार्ट कोप कहलाता है और नीचे का पार्ट ड्रैग कहलाता है, ठीक है। एक पॉइंट है ब्लाइंड राइजर का, ठीक है। आप अपने कोप के पार्ट में ब्लाइंड राइजर को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके सॉलिडिफिकेशन के दौरान जो श्रिंकेज हो रही है उसको, अगर ये राइजर किसी वजह से अगर कॉम्पेंसेट नहीं कर पा रही है तो ये राइजर जो ब्लाइंड राइजर है वो आपकी कॉम्पेंसेट कर ले। इसे ब्लाइंड राइजर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बाहर से विजिबल नहीं होती है, ठीक है। अगर बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन इसकी कोप में होगी, आपकी अपर पार्ट ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स में होगी। कोप एंड ड्रैग 2 पार्ट में थे, ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स में होगी। ये भी एक तरीका है जिससे आप अपने राइजर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। कुछ और भी मेथड्स हैं, कुछ और मेथड्स जैसे आप ऐड कर सकते हैं चिल्स, आप ऐड कर सकते हैं पैडिंग, या आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फीडिंग। देखिए, चिल्स और पैडिंग की डिटेल्स हम लोग बहुत अभी आगे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इनकी डिस्कशन अभी जरूरी नहीं है। काफी डिटेल में काफी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे चिल्स और पैडिंग्स क्या है। इलेक्ट्रिक आर्क फीडिंग बेसिकली एक आर्क को प्रोवाइड करते हैं आप इस राइजर में, ताकि आप इसके टेम्परेचर को गिरने से और सॉलिडिफाई होने से
फॉर द टाइम बीइंग रोक सके तब तक जब तक आपकी मोल्ड कैविटी सॉलिडिफाई नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी पॉइंट थी। ये ऐसे कुछ मेथड्स थे जिनके बेसिस पे आप अपने राइजर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव एंड इंक्रीज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है चीजें क्लियर है। अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है आपसे। कुछ बच्चों की मेल आ रही है, बच्चे ये कह रहे हैं सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। मैं इतने मेहनत से यहाँ इसलिए लिखता हूँ ताकि आप एक अच्छी सी नोट्स आप तैयार कर सकें। देखिए, मेरे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एंड स्पून फीडिंग इन माय थॉट्स इज नॉट ए गुड थिंग। आप बच्चे नहीं हैं, आप इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी मैच्योरिटी बढ़ रही है, आप बड़े हो रहे हैं। ठीक है, आपकी हैंड रिटन नोट्स में आप जब उसे बनाएंगे ना तो 30 to 40% चीजें आपको याद हो जाएंगी। और नोट्स देना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं आसानी से आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट ये आपके लिए अच्छी चीज नहीं होगी, फायदेमंद नहीं होगी। तो जरूरी है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपने नोट्स खुद से बनाएं। नोट्स बनाने से 30 to 40% चीजें याद हो जाती है। देखिए, एक चीज को एक दिन में पूरा नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये एक हैबिट होती है। आप किसी चीज को अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो माइट भी आपको एक पेज पढ़ने में 1 घंटा लग रहा हो। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से उस चीज को समझना चाह रहे हैं, बट आप जब उसको सेकंड बार पढ़ेंगे ना तो वो 50 मिनट्स लगेगा, थर्ड टाइम 40, फिफ्थ टाइम 20, लास्ट टाइम ऐसा होगा ना कि जब आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे तो वो पेज बस आप देखेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, ऊपर से नीचे तक आपको सारी चीजें याद है। वो पॉइंट पहुंचना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से जस्ट 1 दिन पहले आप पूरी की पूरी सब्जेक्ट्स को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पूरा आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं, बट आपको उस एग्जाम से पहले उसको इतनी बार रिवाइज करना है ताकि एग्जाम से पहले 1 दिन पहले बस आपको एक बार पेज देखने की जरूरत हो और आपको याद आ जाए इस पेज पे कहाँ और क्या लिखा है। इस चीज की स्टार्टिंग तब होगी जब आप अपनी नोट्स खुद से बनाएंगे। नोट्स खुद से बनाने में आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, आप खुद के तरीके से उन चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्लीज आप कोशिश करें कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर आप अपनी नोट्स खुद से बनाइए। डोंट शेयर इट विद एनीवन। आपकी इच्छा है तो आप शेयर कर सकते हैं, बट द बेस्ट वे फॉर यू इज टू मेक योर ओन नोट्स। डोंट इस तरीके से आप स्पून फीडिंग की आदत मत डालिए, बच्चे नहीं है, थोड़ा मैच्योर होइए। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही है। अगर कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही है, क्लियर है। अगर चीजें समझ आ रही है, पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।